नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा। और दोस्तों, आज हमारे साथ दीपावली धनतेरस पर सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए आईपीजीए के नेशनल सेक्रेटरी और सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी नमस्ते, और आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रहे और सुख समृद्धि लाए। और अगला साल बहुत ही सबके लिए बेहतर हो, यही मेरी शुभ। जी, जिन्होंने पिछली दिवाली पे सोना चांदी खरीद लिया होगा, उनकी समृद्धि तो जरूर आ गई होगी इस दिवाली तक, सर। जी बिल्कुल, पिछले साल दिवाली पर भाव लगभग 60,500 था और इस बार हमने दिवाली पे भाव हम देख रहे हैं 78,500 के आसपास। तो लगभग 18,000 रुपए का जंप है, ऑलमोस्ट 30% जंप इन इंडियन प्राइस। और यदि आप इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो पिछले 52 वीक्स में इंटरनेशनल प्राइसेस आर हायर बाय 42%। तो इस बार तो ऐसी छलांग लगाई है गोल्ड ने कि सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या गोल्ड ऐसी भी छलांग लगा सकता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी देश में इन्फ्लेशन मान लीजिए 5 से 8% तक चल रहा हो और उसमें सोने का दाम यदि आपका 40% बढ़ता है, 30% बढ़ता है, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, आपके पास पैसा बचता ही नहीं है कि आप सोना खरीद सकें। तो शायद यही वजह है कि थोड़े से इस बार दिवाली पर रिटेल काउंटर में हमें जो ग्राहकी है वो थोड़ी मंदी दिखेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये ग्राहकी लगभग 15 से 18% तक कम हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास इवेंचुअली पैसा बचना चाहिए। आपके पिछले साल के मुकाबले तनख्वाह 8 से 10% बढ़ती है, आपके पिछले साल के मुकाबले इनकम 8 से 10% बढ़ती है। लेकिन अगर सोने का दाम 30% बढ़ता है तो आप खरीदेंगे कहाँ से? आपके पास पैसा तो बचना चाहिए। तो पैसा ही आपके पास नहीं बचता है तो डिमांड पक्का ड्रॉप हो। सही बात कह रहे हैं सर, पैसा नहीं बचता है। महंगाई जो है पैसा को खा जाती है। दरअसल जो महंगाई होती है, अगर उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता है, पर इस बार बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मान लो 10 ग्राम भी किसी ने खरीदा होगा तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा इस बार हुआ है। सर, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा था वहां पर वीक। तो आपका क्या असेसमेंट है वहां पर पिछले हफ्ते का? देखिए, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मोस्ट वॉलेटाइल वीक हम देखेंगे और वही हुआ। हमने सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हफ्ते को देखा। आ, अगला हफ्ता भी बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, शायद ये पिछले हफ्ते से भी ज्यादा वॉलेटाइल। और ये वॉलेटिलिटी इसके लिए बढ़ी है, आपको तीन चार जो मुख्य कारण है वो हमें समझने की जरूरत है। एक तो आज सुबह सुबह हमें पता चला कि इसराइल ने ईरान पर फिर से अटैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहा कि जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, जो पिछले हफ्ते एक ब्रिक्स नेशन की जो समिट हुई थी उसके अंदर कुछ बातें उभर कर सामने आई। हालांकि इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसमें कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन रशिया ने ये कहा कि हम एक अलग गोल्ड एक्सचेंज बनाएंगे, सारी कंट्री मिलकर, और हम अलग गोल्ड का प्राइस की डिस्कवरी करेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी, कहीं ना कहीं सारी ब्रिक्स कंट्री मिलके एक नई करेंसी को जन्म देना चाहते हैं, नई करेंसी में व्यवहार करना चाहते हैं। और वो करेंसी कैसी होगी? गोल्ड को बैकिंग करती हुई करेंसी होगी, जिसमें 60% गोल्ड का शेयर होगा, 40% जो करेंसी जो दूसरी चीजें हैं उनका शेयर होगा। ये सब बातें उभर कर सामने आई है, हालांकि इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। लेकिन यदि ये सारी चीजें होती है तो ये डॉलर को बिल्कुल खत्म कर देगी। और डॉलर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है। 5 तारीख को इलेक्शन है, उसके चुनाव, उसके परिणाम आएंगे। कौन जीतता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो जीतने के बाद क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण। और उनके देश में जो अगली चीज है तो वो ये है कि वहां पे 36 ट्रिलियन का डेट है, तो उसका ब्याज ही इतना ज्यादा है।
अब जहाँ पे आप वो पूरी कंट्री मतलब आर्थिक हालात से खराब हो रही है, तो उसका पूरे विश्व की इकोनॉमी पर असर होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके साथ ही साथ फेड इंटरेस्ट रेट कम करने वाला है, कट करेगा। फेड की भी मीटिंग होने वाली है नवंबर के पहले हफ्ते में। तो ये जो तमाम फैक्टर हैं वो गोल्ड प्राइसेस को की वॉलेटिलिटी को बरकरार रखेंगे। को इंसिडेंटली हमारी जो दिवाली है इस सारे डिसीजन के बीच में आ रही है। जो 31 अक्टूबर, 1 29 को धनतेरस आएगी, कई राज्यों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी, कई 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। तो ये सारा जो पूरा भारत का भी गोल्ड और सिल्वर का जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और डगमगाता हुआ नजर। तो सर, अगले हफ्ते तो दिवाली है। तो अब ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से कुछ होने वाला है नहीं। दिवाली पे नॉर्मली हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से पारंपरिक तौर पे सोना और चांदी बिल्कुल खरीदा ही जाता है। तो क्या दिवाली पे थोड़ा बहुत सस्ता खरीदने को मिलेगा? अगले हफ्ते का क्या अनुमान है आपको दिवाली पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वीरेंद्र जी कि कोई भी सस्ता हमें गोल्ड खरीदने को मिलेगा दिवाली पर। देखिए, एक बात तो जितने भी हमें सुनने वाले हैं उनको समझ लेना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा सूत्र देना चाहता हूं आज दिवाली पर, कि अब अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो आप लगभग सेल की पोजीशन ना बने, आप बाय की पोजीशन में ही रहे। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको गोल्ड में 6% से 7% कभी भी आपका गोल्ड नीचे खिसक सकता है। 6 से 7% अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, मतलब 150 से $170 अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड नीचे फिसल सकता है। भारतीय बाजारों की बात करूं तो लगभग 4,000 से 4,500 रुपया गोल्ड कभी भी नीचे फिसल सकता है। सिल्वर की मैं बात करूं तो कभी भी 10 से 11% सिल्वर नीचे फिसल सकता है। आ, यदि मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करूं तो $3 से $3.5 के बीच में गोल्ड अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीचे फिसल सकता है। भारतीय बाजारों में गोल्ड कभी भी 10,000 से 11,500 रुपए नीचे फिसल सकता है। आपको इसकी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का मतलब यही है कि ऐसा कभी भी हो सकता। तो लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में हम ऐसी सिचुएशन में है कि वहां पर शॉर्ट की पोजीशन किसी को भी नहीं बनानी चाहिए। आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। अगर आप स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होने देना चाहते तो आपको स्टॉप लॉस मैंने जो परसेंटेज अभी बताए, 6% गोल्ड में और 10 से 11% सिल्वर में, आपको उतना स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, वरना आपका स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर हो सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मार्केट पहले जैसा नहीं रहा, जो 2 साल पहले मार्केट होता था कि दिन में $10 का मूवमेंट होगा। अब दिन में $35 से $50, $52 का, मतलब दिन एक एक दिन के अंदर आपको 900 से 1,500 रुपए का मूवमेंट गोल्ड में नजर आता है। सिल्वर में आपको एक एक दिन में 5-5 हजार रुपए का मूवमेंट नजर आ रहा है। तो इतने वॉलेटिलिटी के अंदर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के दोनों साइड फुल चांस। तो आपको बाय की पोजीशन में आप रहें, नीचे स्टॉप लॉस जो मैंने परसेंटेज बताए वहां पे रखें। और यदि आप इतना स्टॉप लॉस नहीं सहन कर सकते तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, ट्रिगर हुए निकल। तो अगले हफ्ते क्या रेंज रहने वाली है सर सोने की? देखिए, मुझे लगता है कि सोना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनाएगा $2,789, $2,789 का। और उसे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा $2,717 का। सो $2,717 सपोर्ट लेवल, $2,789 रेजिस्टेंस लेवल। भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट मिलेगा सोने को 77,850, 77,850 पर। और रेजिस्टेंस मिलेगा 79,900, लगभग 80,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सो ये जो दो लेवल है उसको आप ध्यान में रखें। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की क्लोजिंग हुई है और क्लोजिंग होने के बाद जो इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध बड़े स्केल पे हुआ है,
फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद में। तो उसके मद्देनजर मार्केट बहुत तेज खुलने की, मतलब बहुत वॉलेटाइल रहने की संभावना। जी, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, और वोलेटिलिटी और चांदी इसका बहुत बड़ा संबंध है। तो हम्म। चांदी में भी क्या अगले हफ्ते बड़ी। चांदी चांदी में तो हमने जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी मैं देख रहा हूँ, 5-5 हजार रुपया एक एक दिन में चांदी में मूवमेंट होता है, ऐसा तो मैंने बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है कभी। चांदी में जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगले हफ्ते $34.82 का रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। चांदी लगभग आपको $35 के आसपास जाती हुई नजर आ सकती है। और चांदी का सपोर्ट लेवल $32.83 का रहेगा। भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 94,750 का रह सकता है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,05,000 रुपए का रह सकता है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था चांदी 1,00,000 रुपए क्रॉस करेगी। आपने देखा चांदी ने 1,00,000 रुपया क्रॉस किया, वापस ये 1,00,000 की तरफ मूव करेगी। और अ, बहुत बड़ा चांदी के अंदर मूवमेंट बहुत जल्द हम आता हुआ देखेंगे। हमने एक मूवमेंट तो जो 90,000 से 1,00,000 का जो मूवमेंट हमने आते हुए देखा, अगला मूवमेंट की भी लोगों को तैयारी करके रखनी चाहिए, चांदी में बड़ा मूवमेंट आने की। जी सर, तो अगले हफ्ते दिवाली भी है, वहां पर 1 तारीख को जो है शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, और 1 तारीख को मार्केट हॉलीडे रहेगा नॉर्मली, पर 1 घंटे या 1.5 घंटे का वहां पर एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स में, तो वो होगी। तो मेहता जी, क्या किया जाए अगली दिवाली के लिए? इस दिवाली खरीद लें जैसे पिछली दिवाली खरीदा था? देखिए, मैं ये मानता हूं कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी टेरिटरी में चले गए हैं कि आपको आपको बहुत ही आ, संभल कर काम करना है। जैसे मैंने कहा, सेल की पोजीशन नहीं बनानी है, बाय की पोजीशन ही बना के चलिए, और स्टॉप लॉस बहुत बड़े लगेंगे। यदि आप इतना स्टॉप लॉस सहन नहीं कर सकते तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां से निकल जाए। शायद आपका कहने का मतलब ये है कि इस दिवाली पे चांदी को बाय करें या सोने को बाय करें तो अगली दिवाली तक क्या हो सकता है। यदि आप ये पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सोना अगली दिवाली तक, अ, जो 2025 की हम दिवाली देखेंगे, उस दिवाली तक सोना 3,000 से $3,050 अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रह सकता है। भारतीय बाजारों के मुताबिक 93,000 रुपीज के आसपास सोना आ सकता है। और यदि मैं सिल्वर की बात करूं, 93 या सर 83? 93,000, जी। 93,000 सोन, क्योंकि 3,000 से $3,050 सोना रह सकता है, तो 93,000, 93,000 रुपए सोना अगली दिवाली 2025 को रह सकता है। और चांदी की यदि मैं बात करूं तो चांदी लगभग लगभग मुझे लगता है कि अ, शायद चांदी यहाँ से दुगनी भी हो सकती है। चांदी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग $60 के आसपास रह सकती है। तो चांदी का मुझे लगता है कि चांदी को हम लगभग 1,70,000, 1,80,000 के आसपास अगली दिवाली तक देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर भाव? है। देखिए, अगले कुछ सालों तक गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइसेस बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। तो जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी लोग पहनते हैं, कंज्यूमेबल आइटम है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट डिमांड बार्स एंड कॉइन्स की होती है। तो वो चीजें, एक ये चेंजेस हम देखेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा समय मैं कहूंगा कि ज्वेलर्स के लिए नहीं है अगले कुछ सालों तक, और उनको अपनी इन्वेंट्री का ध्यान देना चाहिए, और किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है उसके ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा कि आपकी दुकान में इन्वेंट्री घटती ही है। जी, तो इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही हेज भी करना पड़ेगा, जितना बेचते हैं उतना खरीदना। बिल्कुल, आपको हेजिंग टूल का इस्तेमाल करना है। और मेरे ख्याल से सभी छोटे छोटे ज्वेलरों को भी ये हेजिंग को समझना होगा कि किस तरह से हेज करके वो अपनी इन्वेंट्री की सुरक्षा
कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को बिजनेस के अंदर बरकरार रख सकते हैं। थोड़ा 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 कठिन समय जरूर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आने। दोस्तों, अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में बने रहना है तो वहां पर डिजिटल का भी सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का भी सहारा ना लेना पड़ेगा। नई सोच लानी पड़ेगी, नई डिजाइन लानी पड़ेगी, हॉलमार्किंग, क्वालिटी, कस्टमर केयर, ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान दोगे तो भी आप अपने बिजनेस को जो पीछे की ओर जा रहा है उसको और आगे की तरफ ले जा सकते हैं। मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे यहाँ पर आप? मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, डिस्क्लेमर के पहले, कि देखिए एक ज्वेलर होता है वो खुद के लिए तो एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करता है, खुद के लिए मर्सिडीज गाड़ी इस्तेमाल करता है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी इस्तेमाल करेगा और अपने आप को अपलिफ्ट करता है। लेकिन वो कभी भी अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। आपके पास, आप भीड़ में शामिल हो जाते हो, आपके पास ऐसी क्या चीज है, आप ज्वेलरों में क्यों आप बेहतर ज्वेलर है, वो कभी भी कस्टमर को वो बता नहीं पाता। तो वो जब तक वो बता नहीं पाएगा, तो वो तब तक कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, कस्टमर उसके पास आएगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने इब्जा में एक इब्जा वेरीफाइड टैग प्रोग्राम रखा है। तो उसके अंतर्गत लोग आ सकते हैं और उसमें अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हम ये टैग बहुत ही चुनिंदा लोगों को देते हैं और बहुत सोच विचार के टैग दिया जाता है, और आपके बिजनेस को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर जरूर उससे आपकी ओर आकर्षित। मेरे जहां तक डिस्क्लेमर का सवाल है, तो डिस्क्लेमर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कठिन समय से हमारी इंडस्ट्री गुजर रही है। आपको ये बिजनेस बहुत सोच समझ कर करना होगा, नो नेकेड पोजीशन एट ऑल। आप प्रॉपर हेजिंग करें, किसी भी प्रकार की सट्टा प्रवृत्ति ना रखें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कभी भी आप किसी बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस लगा के काम ना करें। और आपको मैं बता दूं, मैं इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग करता नहीं हूं, आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही ऐसा। दोस्तों, यहाँ पे भी मैं बोल दूं कि मेरा भी जो डिस्क्लेमर है, मैं जो आपको दिखाता भी हूँ स्क्रीन पे, कि मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। और अगर आप कुछ कर रहे हैं खरीदारी या बिकवाली, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए वहां पर। थैंक यू सो मच मेहता जी, आपने इतना समय दिया छुट्टी के दिन, उसके लिए। थैंक यू। जी।